दोस्तों, वेलकम बैक टू विद्याम क्लासेस। आज एक और नया टॉपिक शुरू करते हैं अपन मैथ्स का, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। पहले तो अपन थोड़ा बहुत समझेंगे कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्या लीनियर इक्वेशन करती है, क्या लीनियर इक्वेशन होती है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था कि ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट 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 प्लस कुछ भी डी इज इक्वल टू जीरो, कुछ इक्वेशन होगी जिसमें एन की वैल्यू अगर वन है तो अपन क्या बोलते थे, लीनियर इक्वेशन। वहां मैंने आपको ये चीज समझाया था, लेकिन वहां पर वेरिएबल एक ही था, ठीक है, एक्स। वहां वैल्यू किसकी चेंज हो रही थी, एक्स की। बाकी सब ए बी सी ये तो कोफिशिएंट है एक्स के, एक्स स्क्वायर के, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन पढ़ेंगे टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का क्या मतलब है, एक ऐसी इक्वेशन जो दो वेरिएबल को कंसिस्ट करेगी, यानी उस इक्वेशन में दो अपने ऐसे वेरिएबल्स होंगे जिनकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, एक्स एंड वाई। तो ये किस तरीके से होगा, देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है दोस्तों, यहां ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहां ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या है ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। तो ए और बी की वैल्यू तो चेंज नहीं होनी। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। इसकी भी वैल्यू चेंज नहीं, कांस्टेंट है, उसकी चेंज कैसे हो जाएगी। तो वैल्यू किसकी चेंज होगी, एक्स एंड वाई। तो कितने वेरिएबल हैं इसमें, दो, एक्स एंड वाई। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, टू वेरिएबल इक्वेशंस। ठीक है, अब देखिए, एक्स की पावर क्या है, वन, वाई की पावर क्या है, वन। इसीलिए इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अगर यहां पावर टू हो जाती तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होती, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में चली जाती। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई आपको। तो अब मैंने यहां क्या लिखा हुआ है, आप ये चीज समझिए कि an equation is a linear in two variable when it takes the standard form। किस फॉर्म में होनी चाहिए, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू जीरो, जो मैंने यहां ये लिखी हुई है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई इक्वेशन होगी तो हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। अच्छा, x एंड y क्या है, वेरिएबल है। x एंड y क्या है, वेरिएबल है। abc क्या है, abc रियल नंबर, ठीक है। abc क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। अब देखो, लीनियर इक्वेशन है। अब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, पिछले चैप्टर में, कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो ग्राफ पैराबोला होता है। अब मैं बोलता हूं कि लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, यानी ये अगर मेरा कोई, ये आपको यहां दिख रहा होगा दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक मेरी स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में मान लेता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। इसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन की क्या इक्वेशन होगी अपनी, ग्राफ क्या होगा लीनियर इक्वेशन का, एक स्ट्रेट लाइन। अब अपन देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन इस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब कोई दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो अपन इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। इसको भी अपन आगे समझेंगे कि ये किस तरीके से इंटरसेक्ट करती है, या अपन किस तरीके से इस पॉइंट को निकालते हैं जहां वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि अपनी इक्वेशन इस फॉर्म में हो
अपनी इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स एंड वाई। ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ग्राफ पर ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन। इतनी चीज समझ में आई। अब अपन आगे चलते हैं। देखिए मैंने बताया आपको पिछले इसमें कि अगर ग्राफ इस तरीके से आ रहा है तो ये दो लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब कंडीशन कितनी बनती है, अगर मैं पेयर ऑफ लाइंस बनाऊं, अब जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन होगी। बोले सर ये एक आपने बना दिया तो बोले सर यही एक स्ट्रेट लाइन है, यही इक्वेशन आपने बताई। अरे भैया ए बी सी की वैल्यू चेंज हो सकती है हर बार। मैं मान लू इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसी तरीके से मैं कुछ भी ले सकता हूं। तो कितनी इनफाइनाइट लाइन ऑफ इक्वेशंस है, ये इनफाइनाइट लाइन है जिन इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे आपकी फैमिली में पिताजी, फिर दादाजी, फिर परदादाजी, फिर परदादाजी, तो कोई होगा एक जो रिप्रेजेंट करता होगा। आपने दादाजी को देखा होगा, तब ऐसा थोड़ी है कि अकेले दादाजी हैं फैमिली में, पूरा ट्री है। उसी तरीके से ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की जितनी भी है उस फैमिली को रिप्रेजेंट करती है ये इक्वेशन। कि अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो अपन बोलेंगे वो लीनियर इक्वेशन है विद वेरिएबल 2। ठीक है, अब या तो लाइन एक दूसरे को कट करेगी, या लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेगी, या लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। ठीक है, तो जब लाइन एक दूसरे को कट करती है तो अपन को समझ में आता है कि एक पॉइंट मिलता है। जैसे कि यहां पर इन दोनों लाइन ने एक पॉइंट पे कट किया तो मेरे को क्या मिला, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे को मिल गया, यानी कि अगर दो लाइन आपस में कट करेंगी तो मुझे समझ में आया कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, यानी कि मुझको उनका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और इस तरीके के सिस्टम को जब यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो मैं उसको बोलता हूं कि कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है और इंडिपेंडेंट है। कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट है जब एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इसकी कंडीशन भी मैं आगे बताऊंगा। एक तो इंटरसेक्ट कर गई, दूसरी इंटरसेक्ट नहीं करी। इंटरसेक्ट नहीं करी का मतलब लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एक ये इस तरीके से एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, सर ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही और ये पैरेलल भी नहीं है। अरे महाराज, इसको मैंने एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, ये कट गई, कटी कि नहीं कटी? तो सिर्फ पैरेलल लाइन ही वो लाइन होती है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, बाकी लाइन सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, किसी ना किसी पॉइंट पे जाके करेंगी। वो अभी यहाँ आपको नहीं दिख रहा, हो सकता है कि आगे जाके कहीं करे। अरे बचपना होता है, बचपन में शादी तो होनी है ना, कि आपका ये थोड़ी है कि बचपन है तो अभी अरे आगे जब जवान होगे तो शादी होगी आपकी। अब बचपन में बोले नहीं सर अभी शादी करनी है, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो समझ में आया आपको इतनी बात कि लाइन या तो इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल होगी। अगर इंटरसेक्ट और पैरेलल नहीं कर रही तो वो ओवरलैप करेगी। ओवरलैप करे, ओवरलैप का मतलब क्या होता है? ओवरलैप का मतलब इस लाइन के ऊपर मैंने सेम एज इट इज एक और लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो उसको क्या बोलूंगा, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में क्या होता है कि हर पॉइंट एक पॉइंट पर ओवरलैप करता है। अगर इस लाइन पर कोई पॉइंट है तो वो नीचे वाली लाइन पर भी है, तो इसका मतलब मेरे को बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलता है, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं। तो इसको मैं बोलता हूं कि कंसिस्टेंट तो है, कंसिस्टेंट तो है बट डिपेंडेंट है, बट डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे उसके। क्या मिलेंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर दोस्तों? अगर पैरेलल है तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, एक दूसरे को टच नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेंगी, तो मैं इधर बोल दूंगा ये इनकंसिस्टेंट है। ये क्या है? इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अच्छा बोले सर आपने ये बता तो दिया कि ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, कुछ ऐसा बताओ
कि मैं निकाल सकूं या बता सकूं कि हाँ ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट नहीं है। तो देखो, अब मैंने माना कि लेट दो इक्वेशन है मेरे पास, कौन कौन सी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे पता लगाना है कि ये दोनों लाइनें कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, इनका एक सॉल्यूशन आएगा, एक से ज्यादा आएगा, मैनी सॉल्यूशन आएगा, क्या होगा। तो देखिए, ये ग्राफ को देखना, ठीक है। अगर इफ a1 if a1 upon a2 is not is equal to b1 upon b2, अगर a1 upon a2 का रेशियो b1 upon b2 के बराबर नहीं है तो मैं बोलूंगा लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है। तो मैं क्या बोलूंगा, लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है। लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है और उसका एक ही सॉल्यूशन है, क्या है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है और लाइन कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि ये जो मेरी दोनों इक्वेशन मैंने यहां बनाई है, जो लिखी है, इनके सारे रेशियो अगर बराबर हो जाए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये हो जाता है, तो मैं बोलता हूं कि लाइन कोइंसाइड लाइन है, यानी ओवरलैप कर रही है एक दूसरे के ऊपर। यानी कितने सॉल्यूशन होंगे जब ओवरलैप कर रही है, तो बहुत सारे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और लाइन क्या होगी, कंसिस्टेंट तो होगी, लेकिन क्या होगी, डिपेंडेंट, ठीक है। जो मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताया कि लाइन अगर कोइंसिडेंट है तो कंसिस्टेंट तो होगी, बट क्या होगी, डिपेंडेंट। और ये क्या होगी, कंसिस्टेंट तो होगी बट इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी बट डिपेंडेंट, ठीक है। अब देखिए, अगर इफ a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों तो इक्वल हो जाते हैं, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होते, तो मैं बोलता हूं कि लाइन क्या है, पैरेलल है। लाइन क्या है, पैरेलल है, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा और लाइन अपनी किस तरीके से होंगी, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। 3 पॉइंट याद रखेंगे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो लाइन मेरी इंटरसेक्टिंग है, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, कंडीशन 2, तो मैं कहूंगा कोइंसाइड है, ओवरलैप कर रही है लाइन एक दूसरे के ऊपर, इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे और डिपेंडेंट होगी लाइन, कंसिस्टेंट तो होगी लेकिन डिपेंडेंट होंगी पेयर ऑफ लाइंस। और अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो मैं बोलूंगा लाइन पैरेलल है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं देगा और ये इनकंसिस्टेंट होगी। तो बोले ठीक है सर, आपने इतना बताया, इतनी चीज समझ में आ गई, लेकिन अब आप मेरे को बताओ कि इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो बेटा, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इनको मैं बोल के नहीं समझा रहा या थ्योरी पढ़ के नहीं समझाऊंगा, इनको मैं आपको करके बताता हूं कि क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्या एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले मैं बात करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स क्या होती है, अगर मेरे पास दो इक्वेशन दी हैं तो मैं एक इक्वेशंस में से एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करूंगा और उसको दूसरे में पुट कर दूंगा। जैसे एज एन एग्जांपल, मेरे पास ये दो इक्वेशन है, x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन है 2x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू
0। अब मुझसे बोला जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विथ सब्स्टिट्यूशन मेथड। विथ सब्स्टिट्यूशन मेथड, सिंपल फंडा, इस इक्वेशंस में से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन 1, इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां से मैंने x की वैल्यू कैसे निकाली। मेरे को दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस, प्लस का है उस तरफ जाएगा माइनस 2y, प्लस 3 है उस तरफ जाएगा माइनस 3। ये क्या आ गई, मेरी x की वैल्यू आ गई। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 3। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, क्योंकि पहले से निकाली है तो दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर हमको तो वहां आया नहीं क्योंकि हमने यहां से x की वैल्यू निकाली और यहीं रख दी। अरे ऐसा थोड़ी होता है कि यहां से तुमने निकाली और यहीं पे रख दी। यहां से निकाली है तो वो दूसरी इक्वेशन में रखनी होगी। तो अपनी सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है अपनी 2x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहां मैं x की वैल्यू पुट करूंगा, 2 है, x की जगह क्या रखूंगा, माइनस 2y माइनस 3 प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सॉरी, इसको 5y कर लो आप। तो यहां क्या हो जाएगा, ये 5y। तो यहां भी हो गया। अब मैंने इसको सॉल्व किया, आगे 2 का मल्टीप्लाई किया, माइनस 4y माइनस 6 प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां क्या बच गया, y, 5 में से 4 गया 1 बचा, तो y, और 7 में से 6 गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से दोस्तों y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। y की क्या आ गई, माइनस 1। अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 3 में रख दूंगा जो मेरे को दी हुई है। तो x की वैल्यू क्या थी, माइनस 2y माइनस 3। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3। माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। तो x की वैल्यू भी क्या आ गई दोस्तों, माइनस 1। तो ये जो मेथड होती है जिसमें अपन एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उसको दूसरी में पुट करते हैं, इस इक्वेशन को बोलते हैं, इस मेथड्स को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये मेथड कभी कभी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है। ठीक है, तो इसकी जगह अपन यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड जो है वो बहुत शानदार मेथड है। एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छी मेथड है। सेकंड मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड। देखिए अब अगर मेरे पास इक्वेशन है 4x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद मेरे पास इक्वेशन है एक और जिसको मैं लिख सकता हूं 3x प्लस y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब इसी को मेरे को सॉल्व करना है। किस मेथड से सॉल्व करूंगा मैं, एलिमिनेशन मेथड से। अब देखिए दोस्तों एलिमिनेशन मेथड कितनी ज्यादा सिंपल हो जाती है, क्यों, मेरे को एलिमिनेट करना है किसी भी एक वेरिएबल को। मैं किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करूंगा, मेरे पास दूसरा वेरिएबल बच जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा मेरे को उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब मैं एलिमिनेट कैसे करूंगा, मैंने आपको बताया था कि अपनी इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें a और b क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, मेरा एक जिस भी वेरिएबल को मेरे को एलिमिनेट करना है, अगर मेरे को x को एलिमिनेट करना है तो मैं दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को इक्वल करने की कोशिश करूंगा।
इधर मेरा x का कोफिशिएंट क्या है 4, इधर मेरा x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा। एक सिंपल मेथड होता है, एलसीएम लेते हैं अपन और 4 और 3 का, तो एलसीएम क्या आता है, अपना एलसीएम निकल के आता है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी इन दोनों को मैं 12 बनाने की कोशिश करूंगा। अब आप बताइए 4 में किसका मल्टीप्लाई करूं 12 बाय 3 का, और 3 में किसका मल्टीप्लाई करूं 12 बाय 4 का। तो इस पूरी इक्वेशन जो 1 है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये जो इक्वेशन है इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी कि मैंने क्या किया, देखिए 4x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया है 3 से, और 3x प्लस y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 4 से। मैं ओवरऑल हर इक्वेशन के हर एक नंबर्स में हर टर्म में मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ x को हटाना है तो x में ही कर दिया, नहीं, हर एक टर्म में। तो 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 4 जा 12x प्लस 3 3 जा 9y प्लस 3 9 जा 27, और 3 इंटू 0 0। बहुत सारे बच्चे 3 इंटू 0 3 लिख जाते हैं, ध्यान देंगे यहां पे। अब 4, तो 4 3 जा 12x प्लस 4y, यहां कुछ नहीं तो अपन मानते हैं कोफिशिएंट 1 है, जब यहां कुछ नहीं लिखा तो 4 1 जा 4 प्लस 4 इंटू 11 44 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों, अब कितना आसान हो गया। x के कोफिशिएंट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। मैं इस इक्वेशंस में से इसको माइनस करूंगा, एक वेरिएबल बचेगा मेरे पास, माइनस करते हैं, दोनों प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। 12 में से 12 गया 0, इसकी कहानी खत्म हो गई। 9 में से 4 गए 5y, 27 में से 44 गए। अब ये नंबर चेंज हो चुका है, जो नीचे वाला साइन है ये है इसका साइन, ऊपर वाला साइन मत ले लेना। तो ये -44 है, तो 27 में से 44 गए तो क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ 17 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अपन ने सॉल्व किया तो 5y इज इक्वल टू 17, तो y की वैल्यू क्या आ गई 17/5। इस वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में रख दूंगा जो मैंने मानी थी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको रख देता हूं 3x प्लस y, 3x प्लस y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 17/5 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो 3x प्लस 17 प्लस 55/5 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 72/5 इज इक्वल टू 0। तो ये अब 0 के उस तरफ जाएगा तो प्लस है तो उधर जाकर के माइनस, -72/5। तो x की वैल्यू क्या आ गई -72/5। 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, 3 से ये कैंसिल हो गया 24 टाइम, -24/5। ये मेरी x की वैल्यू आई। तो आज हमने क्या मेथड समझी, दो। पहली मेथड क्या समझी, देखिए पहली मेथड में क्या समझा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए अपन दो इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। उसके बाद अपन ने समझा एलिमिनेशन मेथड। क्या समझी, एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए मैंने आपको यहाँ थ्योरी वाइज दिया हुआ है थोड़ा, कि एल्जेब्रिक मेथड्स होती है दो सॉल्यूशन की, एक होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड। अपन क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं एक्स को, उसके एक्स के टर्म में अपन वाई को निकालते हैं और वहां वैल्यू पुट कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड में मैंने क्या बताया कि आपको कोफिशिएंट, जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है आपको उसके कोफिशिएंट को इक्वेट करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन में। जैसे ही अपन कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे अपन माइनस करेंगे और एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, जैसा अपन ने इधर एलिमिनेशन मेथड में किया था। अपन ने एक्स वेरिएबल को एलिमिनेट किया था, इसलिए अपन ने इसके कोफिशिएंट को क्या किया,
इक्वेट किया। कैसे? जो भी कोफिशिएंट होगा उसको अपन एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक, आप एलसीएम मत लो, नीचे वाले एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन में कर दो और ऊपर वाला जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन में कर दो। सिंपल। अगर आप एलसीएम भूल जाते हो तो इससे क्या होगा, एक्स एक्स के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में इक्वेट हो जाएंगे और अपन आसानी से इसको माइनस कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, कल फिर अपन आगे पढ़ेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और जाएं और रिवीजन करें इसका आज जो क्लास में पढ़ा है।